हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ की हिस्ट्री का जो अपना इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ है, इसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और इसमें हम देखेंगे जो सेक्शन वन है, पहले इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं किस प्रकार का पेपर आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का मेसोपोटामिया से संपर्क संभवतः समुद्री मार्ग से था। बिल्कुल, क्योंकि उस समय में जो भी व्यापार वगैरह होते थे, जो मेन जो होता था वो समुद्री मार्ग ही होता था। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। मेसोपोटामिया का लेक जो है, मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं तथा हड़प्पा के मोहरों पर नाव का चित्रांकन मिलता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि अपना ए जो है वो सही होगा, कि यानी कि अपना कथन और कारण दोनों ही ठीक है और कहीं ना कहीं इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बहुत सिंपल है, तमिलकम से क्या अभिप्राय है। तमिलकम आप जानते होंगे, अगर आपने पढ़ा हो। होता क्या था कि जो दक्षिण भारत है, ठीक है, दक्षिण भारत का अगर मैं यहाँ पे मैप बनाऊं, कुछ इस तरीके के से मैप बनता है। नीचे का हिस्सा जो है ये जिसमें मद्रास वगैरह तमिलनाडु ये सब हिस्सा हो जाता है, ये तमिलकम कहलाता है। ठीक है, यानी कि दक्षिण का जो क्षेत्र है वो तमिलकम कहलाता है। ठीक है, तो दूसरे का आपका सी हो जाएगा। आरंभिक भारत की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो कौन सा है, तो मनुस्मृति सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, मनुस्मृति जब भी आए तो आपका करेक्ट यही हो जाएगा। फिर इसके बाद आपके सामने दो सिक्के दे रखे हैं और आपसे पूछे हुए हैं कि बताइए ये जो सिक्के हैं ये किससे रिलेटेड है। ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, कुषाण युगीन स्वर्ण सिक्का, पंचमार्क का आहत सिक्का, या चांदी का सिक्का मौर्य काल का, या शक। ठीक है, तो ये शक का चांदी का सिक्का हो जाएगा। फिर मिर्च कटिका जो है, इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, शूद्रक हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद ये पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चिंतकों का उद्भव जो है ईसा पूर्व प्रथम से शताब्दी में हुआ था। सही विकल्प विकल्प को चिन्हित करें। तो चिंतक है, उसके सामने देश लिखा हुआ है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, यूनान। ठीक है। खुंदसी जो थे ये चीन से, ठीक है। महावीर और बुद्ध भारत से थे, ये भी ठीक है। जरथुस्त्र जो थे ईरान से थे, ये भी ठीक है। तो यानी यहाँ पे सही तो सारे हैं, फिर क्या बताना है, इसमें सही विकल्पों को देखना है। तो इसमें सारे ही विकल्प सही हैं, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। एक, दो, तीन और चार, यानी चारों ही ठीक है, इसमें कोई गलत थोड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि जैन परंपरा जो है, इसमें जो शिक्षक होते हैं या तीर्थकर जो होते हैं, ठीक है, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन में है वे महापुरुष जो पुरुष और महिलाओं को तीर्थ कराते हैं, या वे जो सदा अच्छा आचरण करते हैं, वे महापुरुष जो पुरुष और महिलाओं के जीवन को नदी के पार पहुंचाते हैं, वे महापुरुष जो पुरुष और महिलाओं को ज्ञान देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, पहला गलत है, दूसरा गलत है और चौथा गलत है। ऐसे महापुरुष जो पुरुष और महिलाओं के जीवन को नदी के पार पहुंचाते हैं, नदी के पार का मतलब है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति कराना या फिर उनको जीवन के रहस्यों का ज्ञान देना, इस तरीके से। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवंथ पे। बर्नियर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, बर्नियर के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर सेवंथ, इसको ध्यान से देखते हैं। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोप से करता था। ठीक है, क्योंकि जो भी भारत में देखता था उसको यूरोप से तुलना कर देता था। उसने अपनी कीर्ति फ्रांस के शासक को समर्पित की थी, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। फिर उसने कई अन्य कार्यों को जानकारी प्रभावशाली अधिकारी और मंत्रियों के पत्रों के रूप में दी थी, ये भी ठीक ही होगा। बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप की तुलना में बेहतर बताई, ये गलत है। देखो, भारत और यूरोप की तुलना करता था लेकिन भारत को थोड़ी बेहतर बताता था, वो तो हमेशा यूरोप को बेहतर बताता था, यानी यही तो पहचानना था, तो डी अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नौवां क्वेश्चन देखो, अल ब्रूनी ने जाति व्यवस्था में अपवित्रता के बारे में बताया था। ठीक है, वो इसको स्वीकार नहीं करता। अगर आपको याद हो, कल रात में मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहां पे मैंने इसका जिक्र करा था कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसका, जाति प्रथा वाला। तो ये बेल यहाँ पे ठीक है। आर को देखते हैं, यानी कि रीजन को देखते हैं, कारण को देखते हैं। इनके अनुसार जो वस्तु अपवित्र हो जाती है वो अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि इसमें आपका जो असर्सन है वो भी ठीक है, रीजन जो है वो भी ठीक है, और कहीं ना कहीं इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो अपना ए ऑप्शन है। तो ये जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन है बहुत ही ईजी आए हैं। ठीक है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। नीचे दी गई जानकारी जो है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और पहचान करनी है कि ये दरगाह जो है किसकी है। ये 14वीं शताब्दी की दरगाह है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो यहाँ पे आया था, और ये अजमेर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अजमेर में आपको पता है कौन सी है, ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित कथनों को आपको पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन सा कृष्णदेव राय से संबंधित नहीं है।
तो कृष्णदेव राय का शासन विस्तृत और मजबूत था, ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 10th का। उसके साम्राज्य में शांति और समृद्धि थी, ये भी ठीक है, बी पॉइंट भी, यानी सेकंड भी आपका ठीक है। उन्हें कुछ बेहतरीन मंदिरों का निर्माण का श्रेय जाता है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। वे राक्षसी तांगड़ी की लड़ाई में हार गए। अब देखो उस समय कृष्णदेव राय नहीं थे, ठीक है, यानी राक्षसी तांगड़ी वाले में कृष्णदेव राय नहीं थे। तो आपके क्वेश्चन नंबर 10th का जो है बी ऑप्शन होना चाहिए। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, लेकिन चौथा जो है वो ठीक नहीं है। अगला है अमुक्त माल्यद। ये शायद मुझे याद आ रहा है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ये जो ग्रंथ है ये कौन सी भाषा में है, तो ये सब तेलुगु भाषा में है, ठीक है, तेलुगु में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर का प्रयोग केवल विजयनगर के शासकों और उसके परिवार के द्वारा किया जाता था, ठीक है, तो ये हजार राम मंदिर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको वेबसाइट पे भी करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 है मुगल सरकार किसानों को जिनसे कामिल यानी जो सबसे बेहतरीन फसलें थी उसकी खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती थी, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन क्यों करती थी। क्वेश्चन नंबर 13 में तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, ये फसलें मानव आहार का अंग थी नहीं, जो ये महंगी फसलें थी ये आहार का अंग नहीं थी, ठीक है। इसका भंडारण करना सरल था, ये भी नहीं होना चाहिए। इसे खेती करना आसान था, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं इसका क्वेश्चन नंबर 13 का सी पढ़ूं, इसे राज्य को ज्यादा राजस्व मिलता था, ये ठीक है, क्योंकि ये जो फसलें थी ना ये कॉमर्शियल फसलें होती थी, ठीक है, वाणिज्यिक। इनको बेचने से ना पैसा अच्छा मिलता था, यानी मुनाफा अच्छा मिलता था, तो ये इसीलिए उगाई जाती थी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला है कि मुगल प्रांत पर राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है, इस जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने का कार्य किस मुगल कालीन अधिकारी द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, तो इसका होना चाहिए मुगल प्रांत में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा था, इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का कार्य किसका होना चाहिए। देखो पटवारी नहीं होगा इसका, दीवान भी नहीं होगा क्योंकि दीवान का काम अलग था। मंडल जो था ये पंचायत का मुखिया होता था, ये भी नहीं होगा। अमीन होना चाहिए, ठीक है, इसका श्योर नहीं है पर इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से डी, क्योंकि दीवान का काम अलग था, पटवारी का काम अलग था, मंडल भी अलग था, तो अमीन एक ही ऑप्शन बच रहा है। इसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। कंपनी जमींदारों की सत्ता को वश में करना और उसकी स्वायत्ता को सीमित यानी कम करना चाहती थी, तो इसके लिए कंपनी ने कौन से कदम उठाए थे, ठीक है। कंपनी जो थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो जमींदारों की सत्ता को अपने वश में रखना चाहती है, यानी जमींदारों को अपने कंट्रोल में करना चाहती थी, ठीक है। तो इसके लिए क्या कदम उन्होंने उठाए थे ये देखना है। तो जमींदारों 15 में क्या है, जमींदारों की सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, ठीक है। सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया, ये भी ठीक है। जमींदारों को स्थानीय न्याय और पुलिस व्यवस्था की शक्ति छीन ली, ये भी ठीक है। यानी आपका डी होना चाहिए इसका 15वें का उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे काम किए गए थे, ठीक है। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में आयात होने वाली जो कपास थी उसका 3/4 भाग जो था वो कहाँ से आता था, तो आप सभी जानते हैं अमेरिका से आता था, ठीक है, अमेरिका से, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित घटनाओं को क्रम पर विचार करना है और आपको सही क्रम बताना है। मेरठ छावनी में सैनिक विद्रोह, अवध में सहायक संधि लागू होना, अवध का ब्रिटिश राज में विलय होना, रानी झांसी की मृत्यु, ठीक है। इन सारी घटनाओं को आपको देखना है कि कौन सी घटना कब हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो घटना हुई है वो है अवध में 17 का अगर हम देखें तो अवध में सहायक संधि लागू हुई है, ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश राज आया है, अवध अवध का विलय जो है वो ब्रिटिश राज में हुआ है। फिर आपका देखोगे ये तो 1857 के आसपास की घटना थी, ठीक है, तो ये उसके बाद आई है। और झांसी की रानी की मृत्यु लास्ट में हुई है सबसे, ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो इसका आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन, ठीक है। दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा, आप इस तरीके से इसको मैच कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ठीक है। गिलास फल से उसका क्या अभिप्राय है, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये अवध से रिलेटेड था, ठीक है, अवध की ओर इशारा कर रहा है ये। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखो, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था ना इसमें पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा कर दी गई थी उसी समय। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत किसने करी थी, ठीक है, राज्यों को जिसने मतलब राज्य को ज्यादा अधिकार देने की बात की हो। क्वेश्चन नंबर 20, तो ये जो संतनम थे, ठीक है, संतनम जो थे इन्होंने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1919-20 के खिलाफत आंदोलन जो हो रहा था उसका नेतृत्व किसने किया था,
तो ये शौकत अली ने करा था और मोहम्मद अली ने करा था, ठीक है। तो इसका भी ए ऑप्शन हो जाना चाहिए। तो ये इस आपके आंसर होंगे, ठीक है। और आप कमेंट में बताना कि आप इसमें से क्या लगा के आए हो, कितने आपको सही लग रहे हैं, ठीक है। पेपर में अगर देखा जाए तो इस बार जो क्वेश्चन आए थोड़े से टफ आए हैं एमसीक्यू, क्योंकि डीप पूछे हुए एनसीईआरटी से, वरना मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते, बिल्कुल सीधा साधा पेपर आता है पिछले 3-4 साल से। इसका मतलब ये है कि आपको अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पार्ट 1 पे, ठीक है। यानी कि आपका जो ए सेक्शन है इस पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद आपका बी सेक्शन आ जाता है जिसमें आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं। अब पहला ही क्वेश्चन इतना इजी है, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो रहस्यमयी क्यों है? आप सभी बता दोगे इसको, कि आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है इसको आज तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है, इसीलिए इसको रहस्यमयी लिपि कहा जाता है। आप जानते हैं कि इसमें वर्णमाला नहीं है, ये चिन्हों वाली या चित्रों वाली है, ठीक है। 375 से 400 के करीब इसमें चित्र बताए जाते हैं, ठीक है। और ये लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। इसको आज तक नहीं पढ़ा गया है, तो ये आप बता सकते थे, ये हो गया। और इसके बाद आप दूसरा वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी मैं आपको सारे वेबसाइट पे अवेलेबल करा दूंगा इनके आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो आपको जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन करा देता हूँ। महाभारत के द्वितीय चरण में मिलने वाले जो घर हैं उसमें बीबी लाल की व्याख्या की है। बीबी लाल ने क्या करवाया था? खुदाई करवाई थी, ठीक है। तो उसने कई चरण देखे थे, तो उसमें क्या कहा था इसको देख लेते हैं। तो इससे ये पता लगा था कि जब खुदाई हुई थी तो द्वितीय चरण में ये पता लगता है कि जो घर वगैरह होते थे ना उस समय में, कोई मतलब उसमें परियोजना के मतलब योजना के तहत नहीं बनाए गए थे। दीवारें जो थी वो ज्यादातर कच्ची ईंटों की कच्ची, ठीक है, ईंटों की दीवार मिली थी, या जो मिट्टी की दीवार होती थी मोटी मोटी गाँव में पुराने जमाने में, उस टाइप की दीवार मिली थी, ठीक है। और यहाँ पे आबादी के 5 स्तर बताए गए थे, ठीक है। 5 स्तर की आबादी यहाँ पे रही है। और इन्होंने 1951-52 के आसपास मेरठ का जो हस्तिनापुर नाम का जो एक गांव था वहां पे उत्खनन का काम करवाया था, ठीक है। नालियों के बारे में जिक्र करा था, घर की ईंटों के बारे में जिक्र किया था, कच्चे फर्श के बारे में जिक्र किया था, ये सारी बातें बताई थी। तो आप अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है तो आप इसे बता सकते हो। इसके बाद है क्वेश्चन मीराबाई वाला। मैंने आपको बताया था कल ही कि गुरु नानक और मीराबाई और कबीर, इनमें से एक पे क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। तो मीराबाई पे आप बता सकते थे, बिल्कुल सिंपल है कि मीराबाई जो है भक्ति परंपरा की एक कवयित्री हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना जो विवाह वाला जीवन था उसका त्याग करा था, ठीक है। और इन्होंने माँ और पत्नी के दोनों की जिम्मेदारी निभाने से मना कर दिया था, ठीक है। कृष्ण को ही एकमात्र अपना पति मानती थी ये। इनके गुरु जो थे वो रैदास थे, ये भी आप लिख सकते थे। 3 नंबर का है तो ज्यादा पॉइंट लिखने ही नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि पंचायत वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। पंचायत वाला क्वेश्चन आ गया ना आपके पेपर में, तो आप बता सकते थे भाई, पंचायत जो होती है हर गांव में होती थी, हर जाति की अपनी अलग पंचायत होती थी। पंचायत क्या था? गांव के बुजुर्गों का एक जमावड़ा होता था। इसका जो मुख्य होता था वो मुखिया या मुकद्दम मंडल कहलाता था, ठीक है। गांव के बुजुर्गों के द्वारा उसको चुना जाता था। और गांव का हिसाब किताब रखने का काम पटवारी वगैरह का होता था, ठीक है। और ये ध्यान रखा जाता था कि सभी समुदाय अपनी जाति के अंतर्गत रहें। कोई अगर गलती करता था तो उस पर जुर्माना भी ठोक दिया जाता था। कई बार उसको जाति से भी निकाल दिया जाता था, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो कि गांव के जो खर्चे होते थे वो एक इनका एक फंड होता था, उससे गांव के छोटे मोटे खर्चे कर दिए जाते थे। तो ये सारी बातें आप बता सकते थे, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है। इसी के बाद देखो, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी न्यूज़ चैनल पे, वहाँ पे बताया था कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बताया था कि विद्रोह का दमन कैसे करा, यानी विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचला कैसे, एक तो ये, और दूसरा विद्रोह के कारण क्या थे, दमन कैसे करा, पहले हम ये देख लेते हैं। अंग्रेजों ने क्या करा? ब्रिटेन से सैनिक टुकड़ी मंगा ली थी, ज्यादा से ज्यादा सैन्य शक्ति का प्रयोग किया था, ठीक है। और आपको पता है सैनिक शासन यानी मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। अंग्रेजों को अधिकार दे दिए थे कि भाई आप किसी पे भी मुकदमा चला दो। और जो विद्रोही पकड़ा गया उसको सीधा एक ही सजा थी उस समय में, सजाए मौत, यानी कि उसको फांसी पे टांग दिया जाता था, ठीक है। और दो तरफा इन्होंने हमला शुरू करा था, एक पंजाब की तरफ से और दूसरा कलकत्ता की तरफ से। तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे हैं वन शॉट में। वन शॉट में आपको जो बताया था ना सारे वही क्वेश्चन आए हैं। एमसीक्यू काफी डीप आए हैं, तो एमसीक्यू में बिल्कुल कह सकता हूँ कि अब अगली बार हम डीप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे से, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में। वरना इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते थे। अब इसी में विद्रोह के कारण है, यानी कि इसका बी ऑप्शन है इसमें, विद्रोह के कारण। तो विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था, तात्कालिक कारण वो ये था कि ये अफवाह फैल गई थी कि जो इनको राइफल है जिसमें ये जो बंदूकें हैं उसमें सुअर और गाय की चर्बी का लेप लगा हुआ है, ठीक है, जिसको उन्हें मुंह से खोलना पड़ता है, तो इसलिए हुआ था। फिर एक अफवाह ये फैल गई थी कि सेना जो है ये कहीं ना कहीं
भारतीयों को खत्म करना चाहती है, उनके धर्म को खत्म करना चाहती है, ठीक है। और अंग्रेज जो था अंग्रेजी शिक्षा ले आएंगे, बहुत तरह की मतलब अफवाहें फैली थी। फिर इनके साथ दुर्व्यवहार होता था, अत्याचार होता था, ये सारे कारण थे विद्रोह के। अब इसी में एक 27वां क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के आगमन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार व्यापक बनाया। देखो, महात्मा गांधी से पहले भी राष्ट्रीय आंदोलन होते थे, ऐसा नहीं था नहीं होते थे, तब भी होते थे। लेकिन तब क्या होता था, आंदोलन में कांग्रेस के हाथ में ज्यादा रहता था, आम आदमी उससे उतना नहीं जुड़ा होता था। महात्मा गांधी ने आते के साथ ही वो अपने आंदोलनों में किसानों को जोड़ा, मजदूरों को जोड़ा, महिलाओं को जोड़ा, स्टूडेंट्स को जोड़ा, वकीलों को जोड़ा, सरकारी कर्मचारियों को जोड़ा। इस तरीके से इन्होंने आंदोलन को क्या करा, व्यापक बना दिया, ठीक है। तो ये सारी बातें आप बता सकते थे। और क्योंकि अपनी मातृभाषा में संदेश देते थे तो लोग इकट्ठे होते थे, हिंदू मुस्लिम एकता पे बल देते थे, तो हिंदू और मुस्लिम सबको इन्होंने जोड़ दिया था, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट आप यहाँ बता सकते थे। इसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन सी, यानी कि ग। इसमें आपके 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। मैंने आपको बताया था कल कि बुद्ध की शिक्षा या जैन धर्म की शिक्षा पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए, बुद्ध जो है बुद्ध ने लोगों को एक सिंपल जिंदगी जीना बताया, ठीक है। वो कहते थे कि संसार जो है उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। बुद्ध कहते थे कि संसार को ईश्वर ने नहीं बल्कि मनुष्यों ने बनाया है, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमें मतलब जो ये जाति प्रथा को नहीं मानते थे, ठीक है। राजा वगैरह को इन्होंने दयावान होने की बात कही थी। सबको कहा था कि आप अपनी मुक्ति का रास्ता खुद ही ढूंढो। इसके अलावा आप बता सकते हो हिंसा ना करना, चोरी ना करना, ये सारी उनकी शिक्षाएं थी, ठीक है। ये सारी बातें आप बता सकते थे। इसके बाद अमरावती के स्तूप का पूछा हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। और इसी में चलो हमने एक एक क्वेश्चन कर लिया, तो इसी को डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसमें से भी हम कोई एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरे वाले में अगर आप ज़्यादा देखो, ज़्यादा इजी जो है वो 29वें का, अगर हम देखें तो 29वें का विजयनगर साम्राज्य के मंदिर वाला ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों की जो प्रमुख विशेषता है ये आपको बतानी है। तो इस जो स्थानीय मंदिर होते थे वहाँ पे क्या होता था, देवी देवताओं का की मूर्तियाँ होती थी, सभागार होते थे, ठीक है। सभागार में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते थे। मंदिर जो होते थे वो दान से बनाए जाते थे, ठीक है। उसमें बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती थी। एक गर्भगृह होता था, ठीक है। बाद में उसके चारों तरफ उन्होंने उसको और मजबूत बना दिया था। गोपुरम होते थे मंदिरों में, जो दूर से ही मतलब पता करवा देते थे कि यहाँ पे मंदिर है। उसके सामने मंदिर की जो अन्य मीनारें होती थी वो छोटी नजर आती थी, ठीक है। फिर विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर जो थे बहुत प्रसिद्ध मंदिर थे, यहाँ पे पूजा पाठ होती थी। ये सारी चीजें आप बता सकते थे, सिंपल ही क्वेश्चन है ये। इसके बाद मैंने आपको कल एक क्वेश्चन बताया था कि भाषा पे बहुत विवाद हुआ था। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और देखो सेम क्वेश्चन आया हुआ है, जो बताया था बिल्कुल वही आ रखा है। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू वाला बताया था, ये भी आ रखा है। उद्देश्य प्रस्ताव पे डिस्कस करें तो भाई देखो, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसमें यानी कि ये जो हमारा संविधान कैसा होगा, इसका एक तरह से ब्लूप्रिंट था कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। जैसे कि उसमें बताया गया था कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु संपन्न राज्य बनेगा, ठीक है। और धर्मनिरपेक्ष होगा, एक संघ होगा, ठीक है। केंद्र की शक्तियां ज्यादा होंगी, या जो भी चीजें थी जिसमें सभी को अधिकार मिलेंगे, अल्पसंख्यकों को अधिकार मिलेंगे, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। दबे कुचले वर्गों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ये सारी बातें थी। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव आप इस तरीके से बता सकते हो। इसके बाद आपका जो ये सेक्शन है ये आप खुद से देख लेना एक बार। ये जो पैसेज है, मैं चलता हूँ सीधा एक बार मैप वाले क्वेश्चन को देख लेता हूँ किस तरीके का मैप आया हुआ है आपका। ये आपका जो सेक्शन डा है, इसको क्या बोलते हैं, ABCDE जो भी सेक्शन है ये मैप वाला, ये 5 नंबर का होता है। कालीबंगा पूछा हुआ है, तो ये तो बहुत सिंपल है, राजस्थान में है, ठीक है। सारनाथ आप बता सकते थे, बौद्ध धर्म का। और इसमें अजमेर पूछा हुआ है, राजस्थान। पानीपत हरियाणा, ये सारे मैंने आपको करा रखे हैं अगर आपने मैप को ध्यान से देखा हो तो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ राजस्थान। राजस्थान में एक यहाँ पे पॉइंट है जो कालीबंगा है, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में है। फिर आपका अजमेर, अजमेर पूछा हुआ है, तो अजमेर यहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान में अजमेर हो जाएगा, ठीक है। फिर सारनाथ पूछा हुआ है, तो सारनाथ आपका इधर यूपी में हो जाएगा, सारनाथ। पानीपत आपका हरियाणा में हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते थे। और अ, यहाँ पे ख़त्म हो गया शायद पेपर, ठीक है। तो यहाँ ये आपका ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।